विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन। सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं कई विधेयक। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष कर सकती है हंगामा। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण के बाद राज्य को मिलने वाली बड़ी राहत। 23,000 करोड़ का होगा निवेश। 2027 तक पर्यटन उद्योगों में मिलेंगे 20 लाख रोजगार। बुधवार को देर रात तक चला सदन। पेश हुए 5 विधेयकों में से 4 विधेयकों को देर रात तक चली कार्यवाही के दौरान बिना चर्चा के कर दिया गया पारित। पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त के जरिए उत्तराखंड के 7 लाख किसानों के खातों में पहुंचेंगे करीब 174.65 करोड़ रुपए। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान सदन में गूंजा मानव वन्य जीव संघर्ष का मुद्दा। 445 की मौत। कांग्रेस विधायक सुमित अहदेश ने उठाया मुद्दा। बर्फबारी के बाद औली में दिखाई दे रहा खूबसूरत नजारा। 5 फीट बर्फ से पटा बद्रीनाथ हाईवे। बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबर उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं और इसी बीच उत्तराखंड की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। उत्तराखंड में दरअसल आपको बता दें, चौथा दिन और हंगामा मुमकिन, क्योंकि जो सत्र है, जो सदन की कार्यवाही है, और इस बीच हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कई अहम मसलों को लेकर। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं। हंगामेदार होने के आसार। बजट सत्र का चौथा दिन और सदन में विपक्ष जनहित से जुड़े मुद्दों पर हंगामा करेगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का बयान सामने आया है। सदन में कांग्रेस नियम 310 के तहत उठे जनहित के मुद्दे। नियम 310 में पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा। इस चौथे दिन भी सदन की कार्यवाही के दौरान हंगामे के आसार। लगातार विपक्ष की तरफ से कई अहम जनहित के मुद्दों को उठाया जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का बयान सामने आया है। सदन में कांग्रेस नियम 310 के तहत जनहित के मुद्दे उठाए गए और इन्हीं जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर हंगामा। तो कांग्रेस नियम 310 के तहत इन मुद्दों को उठा रही है। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। देहरादून से अहम खबर। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान सवाल और जवाब और हंगामेदार रहने के आसार। विधानसभा सत्र का चौथा दिन है आज, जिसमें बजट पर विभागवार चर्चा होगी और इसके साथ ही विपक्ष भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करेगा। विपक्ष का कहना है कि आज सदन में बेरोजगारी के मुद्दे को नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की जाएगी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि सरकार राज्य के मुद्दों से बचने का काम कर रही है और इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर भी सवाल खड़े किए। साथ ही विपक्ष लगातार सदन में प्रदेश की समस्याओं को उठा रहा है। विपक्ष के रूप में जो हमको दायित्व यहाँ की देवतुल्य जनता ने दिया है, उसको हम निभा रहे हैं सदन से लेकर सड़क तक। और हम बार बार सरकार को चेता रहे हैं कि उनका पहला कर्तव्य उत्तराखंड की देवभूमि, उत्तराखंड की महान जनता के प्रति है। और जिस तरीके का सरकार का रवैया है वो बहुत ढिलमुल है और कोई भी सवाल जो हम उठाते हैं उसका कोई संतुष्ट जवाब जो है हमें नहीं मिलता। देखिए, विपक्ष के सारे विधायक अपने क्षेत्रों से लेकर प्रदेश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसको हम गंभीरता से उठा रहे हैं। हमने पहले दिन कानून व्यवस्था जो बदहाल है उस पर सरकार को चेताने का काम किया। दूसरे दिन भ्रष्टाचार जो सबसे चरम पर है। आज उत्तराखंड प्रदेश की स्थिति ये हो गई है कि बिना
घूस के कुछ काम ही नहीं हो रहे। लगातार सब लोग हर जगह बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उस पर हमने किया, आज युवा प्रदेश, युवा मुख्यमंत्री और युवा सड़कों पर पिट रहा है। युवा का रोजगार नहीं है, रोजगार है तो वो सुरक्षित नहीं है। जैसे एक मूवी मैंने देखी थी, अतिथि तुम कब जाओगे। तो जो हमारे आउटसोर्स से हैं, उपनल से हैं, अतिथि शिक्षक हैं, जो है मनरेगा कर्मचारी हैं, इन सब की स्थिति ये है कि ये रात को तो नौकरी करके आते हैं, शाम को वापस, लेकिन सुबह जाएंगे नहीं जाएंगे, इस बात का भय बना हुआ है। देहरादून से अहम खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में 2 मार्च को जेपी नड्डा का दौरा है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। हल्द्वानी में कुमाऊं क्लस्टर सम्मेलन में शामिल होंगे, रायवाला में करीब प्रबंधन की बैठक में भी शामिल होंगे और देहरादून में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। तो इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा का ये दौरा चुनावी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा इस दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे और बैठक का आयोजन देहरादून में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बढ़ते आगे, देहरादून से हम खबर, बीजेपी जल्द प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी और 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व में सीएम धामी से फीडबैक लिया गया है। आज दिल्ली में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और इसमें चुनावी रणनीति को लेकर, साथ ही उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लेकर किस सीट से कौन सा दावेदार उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा जाए, इसको लेकर ये बैठक बेहद अहम। तो जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। एक साथ 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित होंगे। हालांकि इसको लेकर सीएम धामी से फीडबैक भी लिया गया है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। बढ़ते आगे, जोशीमठ से अहम खबर सामने आ रही है। लगातार बर्फबारी से औली में भारी मात्रा में बर्फ जमी है और बर्फबारी के बाद पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बर्फबारी से पर्यटन कारोबारियों में भी देखा जाए तो खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम में तब्दीली पर्यटक रौनक को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। दिन भर धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है और ग्रामीण क्षेत्रों में जमी बर्फ भी धूप के बाद पिघलती हुई नजर आ रही है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। देश में लोकसभा चुनाव है, तो इन लोकसभा चुनाव की तैयारियां उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही हैं और उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों के साथ साथ निकाय चुनाव की सीट पर भी चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है और संगठन का विस्तार भी कर रही है, लेकिन जिनके कंधों पर पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी है, उनमें से कुछ पदाधिकारी सिर्फ समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं को गुमराह करने में लगे हुए हैं। पार्टी का कुनबा बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को पार्टी में पद बांटे जा रहे हैं जिनकी पकड़ अपने बूथ पर ही नहीं है। उन लोगों को जिला अध्यक्ष की कमान दी जाती है और इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब समाजवादी पार्टी ने काशीपुर साहनिया रिजॉर्ट से एक प्रोग्राम का आयोजन किया और इसमें जनता को फैमिली के साथ दावत करने के लिए बुलाया गया। मौजूदा मंच पे समाजवादी के वरिष्ठ नेताओं, महिलाओं, ज्यादा समय तो मिला नहीं, लेकिन चंद अल्फाज जरा गौर, सही है, कोई दिक्कत ना नहीं। ये परमेश्वर बड़े भाई शाहिद हुसैन जी, जिनको अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, की आंधी चली
वक्त से मेरा मतलब है भारतीय जनता पार्टी। कुछ नहीं है, ये तो संगठन का था। अब उसमें अगर कोई अपने भाई होते हैं कि वो अपने अपने जो उनके अपने कैंडिडेट होते हैं, हर आदमी चाहता है राजनीति में कि भाई हमारा आदमी लड़े, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी अभी कोई घर घर जाकर दावतें करी गई हैं। नहीं, ऐसा हमारे नॉलेज में कुछ नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई सूचना है नहीं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर का सुंदरीकरण और सड़क चौड़ीकरण मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिन अतिक्रमणकारियों के मामले में सुनवाई नहीं हुई और 3 सप्ताह में उनके प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 8 मई की तिथि नियत की है। सुनवाई पर जिलाधिकारी कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट को बताया गया कि उनके पास 66 अतिक्रमणकारियों का प्रार्थना पत्र आया था, जिसमें से उनके द्वारा करीब 23 लोगों के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की गई है। जन संस्था द्वारा लगाई गई थी, इसमें हल्द्वानी का जो रोड चौड़ीकरण हो रहा है मंगल पड़ाव से लेके बस स्टेशन तक, उससे संबंधित थी। इससे पूर्व में ये बोला गया था, जो भी ये दुकानदार है 67 लोग थे उसमें शायद, उन लोगों से बोला गया था कि डीएम के सामने आप अपीयर होकर अपना पक्ष रखेंगे। तो आज इस मामले में सुनवाई चली, जिसमें जिलाधिकारी महोदय स्वयं उपस्थित हुई थी। तो जिलाधिकारी महोदय ने यह बताया कि इन 66 लोगों में से 23 लोग जन सुनवाई में आए और बाकी लोग आए नहीं हैं। और कुछ लोगों ने यहाँ पे कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी फाइल करी है और इसमें जिलाधिकारी महोदय को यह निर्देशित किया गया है कि 3 हफ्ते में आप लोग फिर से इनके उसमें प्रपत्रों में सुनवाई करके आदेश पारित करें, जो भी करना है, और बाकी अप्रैल की तिथि नियत करी। जनपद उधम सिंह नगर और खटीमा मेलाघाट मार्ग और खटीमा पीलीभीत मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। साथ ही भविष्य में किसी भी बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। सड़कों की दुर्दशा को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोक निर्माण और विभाग के अधिशासी अभियंता राजकुमार ने बताया कि खटीमा मेलाघाट रोड की वर्तमान में 5 किलोमीटर की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ करके मार्ग की दशा को सुधार लिया जाएगा और इसी क्रम में खटीमा पीलीभीत मोटर मार्ग में भी कार्यदायी संस्था का निर्णय लंबित है, जिसका कार्य अभी लोक निर्माण विभाग के पास ही है और इसे वित्तीय वर्ष में कार्यों को पूर्ण कर दिया जाएगा। खटीमा मेलाघाट जिसकी कुल लंबाई 14.600 किलोमीटर है और इसमें जो है अभी हमारे पास वर्तमान में 5 किलोमीटर की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। रिन्यूअल के कार्य की स्वीकृति है और रुपये उसकी लागत लगभग 150 लाख है। उसकी हमने निविदा आमंत्रित कर ली है और अभी जो है इसका निर्माण कार्य प्रारंभ कर उक्त मार्ग की दशा सुधार ली जाएगी। इसी क्रम में जो है खटीमा पीलीभीत मोटर मार्ग जिसकी कुल लंबाई 13.200 किलोमीटर है, अभी क्योंकि ये NH 731 के घोषित हो चुका है और अभी इसमें कोई कार्यदायी संस्था जैसे कि NHAI करेगा या NH स्टेट का करेगा, वो रुक करते हैं अगली खबर का। रामनगर, आपको बता दें रामनगर से अगली खबर। पूरे प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सरकार से अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले डालकर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है और इसी को लेकर रामनगर में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां पूरी के साथ अपने काम को अंजाम दे रही हैं, वहीं सरकार उनका मानदेय ना बढ़ाकर उनका शोषण कर रही है और सरकार से अपना मानदेय बढ़ाने के साथ ही मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का विस्तार करने के साथ ही सेवानिवृत्त होने पर सम्मान राशि देकर उनकी विदाई करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि लगातार वो अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार को जगाने की कोशिश कर रही हैं और सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। तो अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा ये आंगनवाड़ी धरना चल रहा है, कुछ हमारी इसमें मांगे हैं जो सरकार अभी बहुत ढील दे रही है, तो उस वजह से हमें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा कि जगह जगह हमें ये करने पड़े। और ये हमारी मांगे हैं कि हमारी जो मानदेय है वो 18,000 किया जाए, जो एक दिन तो मजदूरी भी नहीं है जो हमारी, उसको पूरा किया जाए। और साथ ही जब हम रिटायर होते हैं तो 2 या 4 लाख रुपए हमें सम्मानजनक राशि के साथ हमारी विदाई की जाए और जल्दी से जल्दी मिनी जो केंद्र थे उन्हें बड़ा किया जाए। लेकिन अभी जियो आ चुका है, लेकिन अभी कब से ये कार्य अमल होता है ये हमें पता नहीं है। और अभी हम लोग इसी धरने को लेके देहरादून वहाँ पे गए थे, तो अभी हमें खाली आश्वासन दिया गया है कि ऐसा होगा, क्योंकि अभी 17 बजट का वो चल रहा है, तो 2 तारीख को देखो क्या होता है या फिर 8 मार्च के
तब तक हमारा ये कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। हम जगह जगह पर ऐसे धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बीजेपी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है और इस संबंध में शीर्ष नेतृत्व में नई दिल्ली में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ दावेदारों के पैनल के लेकर फीडबैक लिया गया है। गुरुवार को केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद भी कभी भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। और आपको बता दें कि मंगलवार को दून में बीजेपी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी और इस दौरान 5 सीटों के लिए 55 दावेदारों का पैनल बनाकर शीर्ष नेतृत्व को भेजा गया था। मुख्यमंत्री सीएम धामी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार नई दिल्ली पहुंचे और प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों से चर्चा की गई। हमारी पूरी तैयारी है और बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने अपना आवेदन किया है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आज विकास चारों तरफ हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, गरीबों के लिए योजनाएं बनी हैं, नारी शक्ति का उत्थान हुआ है, नारियों के क्षेत्र में अनेक योजनाएं बनी हैं, अनेक सारे देश के अंदर ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो देश की आज़ादी के बाद कभी नहीं हुए। नौजवान युवाओं के लिए रोजगार हो, स्वरोजगार हो, अन्य क्षेत्रों में उनको आगे बढ़ाने का काम हुआ है, किसानों की समृद्धि के लिए काम हुए हैं, हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुए हैं और उत्तराखंड में भी अभूतपूर्व रूप से उत्तराखंड का विकास आगे बढ़ा है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्ष के विधायकों ने सदन में सत्ता पक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। नियम 58 पर भ्रष्टाचार पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने उद्यान घोटाले, लोकायुक्त समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर तीखे प्रहार किए और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या समेत सभी कांग्रेस विधायकों ने उद्यान विभाग से पिछले 4 साल से हो रहे घोटालों के मुख्य आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। आरोप लगाया कि घपलेबाजों को बचाने की सीबीआई जांच से बचाया गया है और सुप्रीम कोर्ट गया। देश के अंदर लगातार भ्रष्टाचार की घटनाएं घटित हो रही हैं और सरकार उसमें निश्चित रूप से जो है अपने आप को असहज भी पाती है और ये भी जानती है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो उससे कैसे बचा जाए। इसके 2 उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। एक, उद्यान विभाग में क्यों भाई, जब भ्रष्टाचार हुआ तो सरकार को संस्तुति करनी चाहिए थी ना, सीबीआई जांच न्यायालय कर रहा है, सरकार क्यों नहीं कर रही? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। उसी तरीके से पाखरो जो वन रिजर्व उसमें जो है उसमें भी जो है और पेड़ कटाने उसमें भी क्या हुआ? क्यों भाई आप सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं कर, उसे भी न्यायालय ने करना पड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। पौड़ी के दिवंगत बेटी अंकिता भंडारी के अब तक न्याय न मिलने से हताश अंकिता के परिजन अब श्रीनगर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और अंकिता के पिता ने अंकिता मर्डर केस में वीआईपी बीजेपी आरएसएस नेता अजय कुमार के नाम को उजागर न होने और अंकिता मर्डर के दौरान की वीआईपी और आरोपियों की कॉल रिकॉर्डिंग और लोकेशन अब तक एसआईटी द्वारा न खंगाले जाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। अंकिता के पिता के समर्थन में पहाड़ी स्वाभिमान सेना के संरक्षक आशुतोष नेगी, अध्यक्ष आशीष नेगी समेत गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों समेत श्रीनगर की पूर्व नगर निगम मेयर पूनम तिवारी शामिल रही और दिवंगत अंकिता भंडारी के पिता ने कहा कि उनकी बेटी को देह व्यापार में धकेला जा रहा था और मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के पिता विनोद आर्या राज्य मंत्री थे और इसीलिए उनको सरकार की सह मिली और पुलकित आर्या बेटी को देह व्यापार में धकेलने के लिए दबाव बना रहे थे। को न्याय दिलाने के लिए हम सब यहाँ पे सभी कांग्रेसी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक महिला हूँ और मेरे साथ भी यहाँ पर अन्याय हुआ है कि जिस तरीके से मेरा कार्यकाल पूरा नहीं होने दिया गया और हमें लगातार परेशान करा गया
लेकिन फिर भी मैं मैदान में खड़ी हूँ। और सबसे पहले तो जो आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, सरकार ने ये घोषणा की थी लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है, तो ऐसे झूठे वादे तो नहीं होने चाहिए। और जिस तरीके का आक्रोश है ये आक्रोश इसी तरीके से बना रहेगा जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि सिर्फ अंकिता भंडारी की न्याय की लड़ाई नहीं है, हम सभी बेटियों की सुरक्षा की लड़ाई है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा तो उन्होंने स्लोगन दे दिया है, लेकिन उन्हीं के बीजेपी के लोग और आरएस के नेता, उन्हीं के बीच में ऐसे बलात्कारी लोग हैं जो हम तो अपनी लड़की को पढ़ा देते हैं, वो तो जॉब के लिए बाहर जाएगी, तो इन्हीं के आदमी उनको देह व्यापार में